नमस्कार एलन राव साहब। स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। मैं हूं संजीव चौहान। और राव साहब अपने बारे में खुद ही बताएंगे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के रिटायर्ड डीसीपी हैं, दबंग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं। राव साहब आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार संजीव जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टेट मेयर में मुझे बुलाने के लिए। और अ, जैसा भी आपको पता है कि मैं 2014 में दिल्ली पुलिस से रिटायर हो गया था। उसके बाद से मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दूसरे दिल्ली की सभी कोर्ट्स में वकालत कर रहा हूँ। मेरी अपनी लॉ फर्म है। और दिल्ली पुलिस का मैंने 36 साल तक काम किया है। तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन में और अपराधियों को धर पकड़ने काफ़ी मेरा अपने आप में कहूँगी योगदान रहा है। राव साहब जी स्टेट मिरर हिंदी आपको आज जो जिस टॉपिक पे बात करने के लिए इनवाइट किया है स्पेशल गेस्ट के तौर पे, आपने सब इंस्पेक्टरी से शुरू करी थी, थानेदारी से दिल्ली पुलिस की नौकरी, और डीसीपी पे रिटायर हुए जाके आपके पास बॉस के तौर पे सुपरविजन करने का तरीका भी है, दिल्ली पुलिस को सुपरवाइज करने का, और आपके पास एक थानेदार का भी अनुभव है। आपको जी लेने का ये है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है और एनसीआर से गुड़गांव वगैरह जोड़ के कि आपके यहाँ क्राइम क्रिमिनल काबू क्यों नहीं है और गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चूंकि मामले लंबे खिंचते हैं इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं वो नई बनाए जाएं और ज्यादा संख्या बढ़ाई जाए ताकि मुकदमे लंबे ना खिंचें। और मुकदमे लंबे खिंचने से ये होता है कि जो गवाह है उसको प्रभावित कर दिया जाता है लंबे मुकदमे की वजह से। फटाफट ट्रायल हो, सजा हो, जो भी होना है, दोषी और निर्दोष। कई सवाल मैंने जी दिए, एक मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं। आप बताएं, शुरू करें। ठीक है संजीव जी, मैं हर एक सवाल का तरतीब बार आपको मैं जवाब दूंगा। देखिए, दिल्ली पुलिस का अहम रोल जो है वो है क्राइम को रोकना। और अगर काम अगर किसी वजह से हो गया, रुक नहीं पाया किसी वजह से, तो उसमें अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ना, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना और उसके बाद ट्रायल में भेजना और ट्रायल की पैरवी करना, ताकि वो केस में अपराधी जिसने अपराध किया है वो जल्द से जल्द सजा हो। ये सब मेन इसमें पुलिस की जिम्मेवारी होती है। और मैं समझता हूं कि अगर अपराधी हर अपराध में जल्दी से सजा हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत दूरगामी होता है, यानी कि फार रीचिंग इफेक्ट होता है वो पब्लिक के सवाल ये है दिमाग में। कि राव साहब हो क्यों नहीं पा रहा, सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ा है? ये शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए यस, या नहीं? देखिए, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर या दिल्ली पुलिस के अलावा जो आपने एनसीआर की बात की उनकी पुलिस की कार्यशैली पर अगर पुलिस ने कोई टिप्पणी की है इस बारे में सुप्रीम कि कोर्ट ने। अपराधियों का अपराध, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है कि अपराध रुक क्यों नहीं रहे, अपराधियों के इतने हौसले कैसे बुलंद हो रहे हैं कि आए दिन ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, यानी कि जिससे पब्लिक डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है और पब्लिक का फेथ पुलिस में कम हो रहा है। तो नो डाउट इसमें कि हमें कुछ सोचना चाहिए अपने आप में। और दिल्ली पुलिस के लिए खासतौर से जो कि दिल्ली पुलिस मानी हुई पुलिस है दुनिया की, उसके लिए अगर कोई ऐसे कमेंट्स हमारे देश की बड़ी सबसे बड़ी न्यायपालिका, अगर उच्चतम हमारी अदालत ये कमेंट्स करती है तो वास्तव में ही हमें शर्म की बात मैं समझता हूँ इसमें। लेकिन अब इसके कारणों पर जाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये बड़ा अहम मुद्दा है। कमेंट तो डेफिनेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन इसके कारण बीइंग पुलिस ऑफिसर मैं आपको जरा एक एक करके बता पाऊंगा। सबसे पहला कारण मैं समझता हूं कि दिल्ली की जो सिचुएशन है वो नो डाउट अभी भी नहीं है, ऐसा नहीं कि अभी हो है, ये पहले से चल रही है। पोरियस इसकी दिल्ली है, चारों तरफ से खुली हुई है, चारों तरफ दूसरे स्टेट्स के बॉर्डर्स लगे हुए हैं, वहां से अपराधी आते हैं, फ्रीली आकर करके चले जाते हैं। इसका जो इसका दूरगामी इफेक्ट ये है कि अपराधियों को यहाँ से अपराध करने के बाद जल्दी चले जाने की सुविधा हो जाती है और अपराध जब तक रिपोर्ट होता है पुलिस को तब तक वो यहाँ से निकल के चले जाते हैं। एक तो ये अहम मुद्दा है कि दिल्ली एक ऐसी पॉपुलेशन है, अब ऐसी सिचुएशन है, इसकी पोरस सिचुएशन जिसे कहेंगे, बॉर्डर लाइन वर्टिकल और जो है चारों तरफ। भूगोल ऐसा है, इसका जी हाँ, भूगोल। खुली हुई है। दूसरी बात, ये बात तो खैर अभी कोई भी कमेंट्स करेगा, आप भी कह सकते हैं कि ये बात तो बहुत पहले से थी कि पहले क्यों नहीं ऐसे अपराधियों के दिमाग में खौफ ऐसा क्यों था पहले, अब क्यों ऐसा बात हो गई है। इसका नतीजा मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा अभी आपने बताया, अदालतों में किसी भी केस की ट्रायल
मैं 11 साल से मैं अभी एज ए वकील सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दूसरी जगह मैं अपनी लीगल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपने क्रिमिनल प्रैक्टिस और सभी प्रकार के केसेस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिले ट्रायल है, जो देरी की वजह है, उससे अपराधियों को ये लगता है कि हम तो छूट जाएंगे। और सच्चाई बात मैंने अभी अपने नहीं, एक्सपीरियंस से ये मालूम तो हुआ है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है राव सर। बात ये है, पहली बात तो वो आपने जो भी मुझे बताया है कि ज्योग्राफिकल जो है भूगोल ऐसा है एनसीआर में, दिल्ली का, देश की राजधानी का, कि अपराधी आता निकल जाता है। तो ये अपराधी आता है और निकल जाता है, ये सबको पता है। सवाल ये है कि जिम्मेदारी किसकी है? यूपी पुलिस आके दिल्ली पुलिस के बॉर्डर क्यों सील करेगी? दिल्ली पुलिस पकड़े ना इसको। यस, बिल्कुल सही बात है। बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर पे रखवाली करना, बॉर्डर पे नजर रखना दिल्ली पुलिस का काम है। और इसके लिए देखिए, ऐसा कोई हर टाइम तो आदमी पुलिस रह नहीं सकती। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट मैं समझता हूँ, वो अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क का बढ़ाना, यानी क्रिमिनल्स के बारे में खबरें लेना, सूचनाएं प्राप्त करना, ये दिल्ली पुलिस का अहम काम होना चाहिए। और जहां सूचनाओं की कमी होगी वहीं गड़बड़ हो जाती है, राव सूचनाएं सर, मिलती अगर रहे। अगर दिल्ली पुलिस को अपनी सीमाएं, राजधानी की सुरक्षित रखनी है, तो 24 घंटे दिल्ली पुलिस ही सुरक्षा करेगी। देश के अगर प्रहरी बिल्कुल सीमा पे कर रहे हैं, तो वो तो ये नहीं बिल्कुल कहते हम 24 घंटे नहीं रह पाएंगे, वो जरा सी देर हट जाए तो काम हो जाए देश का। तो दिल्ली पुलिस अपने को कैसे बरी कर सकती है कि हम 24 घंटे नहीं कर सकते? अगर दिल्ली पुलिस 24 घंटे अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं करेगी, तो जनता करेगी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ हर स्टेट बॉर्डर पे जो हर एक जो बॉर्डर है दिल्ली के, उन पर पुलिस तैनात रहती है, 24 आवर्स रहती है, बैरिकेडिंग लगा होता है, उसके सीसीटीवी बाद भी कैमराज है, उसके बाद सब भी चीज है। क्राइम और क्रिमिनल दोनों बढ़ रहे हैं दिल्ली में। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर बॉर्डर पे आप कभी जाकर देखें, प्रैक्टिकली जाकर देखेंगे, तो इस प्रकार से अपराधियों को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी लगातार गाड़ियों का आना जाना रहता है। किसी अपराधी के बारे में, कौन सी गाड़ी में कौन अपराधी जा रहा है, ये दिल्ली पुलिस को नहीं पता लगता। पता तब लगेगा, जो मैं जिस असली बिंदु पे आ रहा हूँ, कि अपराधियों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना, ये पुलिस की अहम जिम्मेवारी है। ये अगर काम सूचनाएं भी अगर है, दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस विंग का काम है, ये इनपुट दे। नहीं, इंटेलिजेंस विंग का, यस, इंटेलिजेंस विंग का काम क्रिमिनल्स के लिए ज्यादा नहीं है। ये काम दिल्ली पुलिस की जो अलीट जो सेक्शंस हैं, जैसे क्राइम ब्रांच के सेक्शंस हैं या स्पेशल सेल के सेक्शंस हैं, उनका काम है ये क्रिमिनल्स के बारे में। इंटेलिजेंस यूनिट का काम है दूसरी अदर अलग प्रकार की जो खबरें हैं वो इकट्ठे जो करना। भी है किसका, क्रिमिनल्स को पकड़ने वो के एक लिए इंटरनल है दिल्ली पुलिस का सर। वो दिल्ली इंटरनल पुलिस है। का यस, इंटरनेटल है, बट व्यवस्था तो, लेकिन चाहे ना कहीं से पकड़ लीजिए, दिल्ली की सीमाओं की सुरक्षा, दिल्ली को अपराध मुक्त करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, जिसमें दिल्ली पुलिस अगर फेल नहीं हुई होती, तो शायद सुप्रीम कोर्ट को इतने खुले लहजे में दिल्ली पुलिस पे लानत मलामत ना भेजनी पड़ती। आप मानते हैं ये बात? यस, बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर ये सिचुएशन ऐसी नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, तो ये मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस को और ज्यादा अपनी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और अपने काम में तेजी लानी पड़ेगी, ट्रेडिशनल पुलिसिंग की तरफ भी। और जो आजकल जो लेटेस्ट पुलिसिंग चल रही है, इंटेलिजेंस कलेक्शन के जो और साधन है, उनको सबको ज्यादा से ज्यादा ऑगमेंट करना पड़ेगा, यानी बढ़ाना पड़ेगा। तब जाकर ये सिचुएशन ठीक हो सकती है। दूसरा, एक बात बताऊं, जी। क्रिमिनल्स के दिमाग में डर डालना बहुत जरूरी है। आपको वो वो कैसे दशक याद पड़ेगा? होगा दिल्ली जिस में एनकाउंटर तो बिल्कुल बंद है। जो वो जो जैसे लंगड़ा सिस्टम है यूपी में, लंगड़ा करके, आज की तारीख में, मैं ये नहीं है कि मैं यूपी की तरफदारी कर रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं दिल्ली के विरोध में हूं या दिल्ली पुलिस के, नहीं। मैं एक न्यूट्रल, अपराधी के दिमाग में कानून और खाकी का खौफ कैसे होगा, कौन पैदा करेगा? आपको वो दशक मालूम है जो 1995 से 2005 तक का जो दशक था? मैं आपको बहुत बढ़िया याद दिला दूं, दशक था। आपको जो मिला, जैसे मिला, क्राइम जहां मिला, उसको उसकी भाषा में जवाब देती थी दिल्ली पुलिस। भाषा में आज जवाब दिया, वही भाषा में जवाब दिया जो अब यूपी में जवाब दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। आप तो अच्छा क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे उस टाइम भी, तो वहां पर अपराधी दिल्ली में घुसते हुए डरते थे। क्राइम करने की बात छोड़ दीजिए, अपराधी शरण लेने के लिए नहीं आते थे। और दूसरी बताऊं, दिल्ली के अपराधी वो बाहर चले गए, और बहुत से अपराधियों ने इस बात से डर के कि कहीं भी अगर कहीं क्राइम ब्रांच या स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गए तो हो सकता है इनकाउंटर हो जाए या मारे जाए, तो उन्होंने अपनी जमानतें कैंसिल करा के जेल का शरण लेनी पड़ी। राउत वो सर, मैं उसी सिचुएशन थी। दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूं कि एक वो दिल्ली पुलिस 2005 तक की थी, और वो अपराधी जो खौफ खाते थे। आज 2025 में 20 साल बाद की दिल्ली पुलिस, हर आदमी, समाज, इंसानी, वो ये कहता है प्रगति की ओर बढ़ते हैं आदमी।
समाज प्रगति की ओर जाता है। दिल्ली पुलिस में उल्टी हवा क्यों बह रही है ये गंगा जी, कि 2005 तक तो बड़ा बुलंद थी, अपराधी मतलब खौफ खाते थे। अब जब संसाधन हुए, पुलिस बढ़ी, थाने चौकी बढ़े, जिले बढ़ गए, तब अपराधी बढ़ गए। यहाँ पर मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अपराध क्यों के डर क्यों नहीं है। ये सब कुछ थाना लेवल की, बीट लेवल की, डिवीजन लेवल की पुलिसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि अपराधियों पर कानून का इतना दबदबा होना चाहिए उनके ऊपर, प्रिवेंटिव एक्शन जो पुलिस के पास है वो। मैं एनकाउंटर को नहीं कहता हूं कि एनकाउंटर किए जाए या वैसे नहीं किया, बट मैं भी नहीं कह डायरेक्टली रहा। और इनडायरेक्टली अपराधी के ऊपर, अपराधी के दिमाग में ये डर होना चाहिए पुलिस है और मैं यस। पकड़ा गया तो नहीं, ये डर होना चाहिए। जबकि अभी उस डर की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। उसके कारण है वो पुलिस के अभी सीनियर अफसर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अपराधियों के दिमाग में वो डर खत्म होता जा रहा है और इसी का वजह है जो मैं क्राइम। बताता हूँ, आप सर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी रहे हैं, आप महकमे में कहीं ना कहीं रहे हैं, थानेदारी से लेकर डीसीपी तक रहे हैं, बड़े पद पे रहे हैं। आप वो नहीं बोल पाएंगे जो मैं बोलूंगा। दिल्ली पुलिस में जितना नया बैच आ रहा है आईपीएस का, वो जिले में अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी सलामत रखने के लिए, जिले का डीसीपी बने रहने के लिए बड़ी शांति से स्मूथली काम कर रहा है। आपके टाइम की जो पुलिसिंग थी, आपको एक बदमाश 10 बदमाशों का नेटवर्क लाके थमा देता था आपके जमाने में। आज क्या है, जो यस, डीसीपी नई उम्र का 2010-15 बैच के, 20 बैच के, 22 बैच के सब लग रहे हैं ना आके, मुश्किल यह है कि अभी इनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, जिलों में लगा दिए गए हैं, अनुभव नहीं है। और अच्छा, आईपीएस को अनुभव जो दिया जाता है वो जिले में लगा के दिया जाता है। जिले की पोस्टिंग जिसने काट ली, समझिए वो कामयाब आईपीएस बन गया। ये जो ट्रेनिंग सेंटर बना दिए गए हैं 15 जिले डीसीपी के दिल्ली में, ये ट्रेनिंग सेंटर ही तो कहीं नहीं बॉर्डर की हमारी सीमाओं को कमजोर किए, सुरक्षा को। आप सहमत होंगे या नहीं होंगे मेरी बात से? नहीं, काफी हद तक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डीसीपी का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनका होना जरूरी है। क्राइम कंट्रोल करने की उनको एक टेक्निक आनी चाहिए, क्राइम कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और मैं एक और चीज बता देता हूँ कि खाली डीसीपी से ही नहीं काम चलेगा। डीसीपी तो एक सुपरवाइजरी ऑफिसर है, उसके नीचे जो काम करने वाले इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसीपी रैंक के जो आदमी है ना, उनको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं होंगे अकेला डीसीपी भी नहीं कर पाएगा, और वो उनका एक्सपीरियंस आदमी इस मामले में होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही ये क्राइम कंट्रोल करने की सिचुएशन मैं समझता हूँ कि आ पाएगी। राव सर, घर का पिता अगर मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, उसका मार्गदर्शन ठीक है, तो उसके बच्चे ठीक ही निकलते हैं। यू आर राइट। हवलदार, सिपाही, बीट अफसर, थानेदार, एसएचओ, एसीपी, ये सब किसकी कमांड में काम करते हैं? किसके कमांड में? डीसीपी के। तो इनको तो जी जैसा बिल्कुल। आप कराएंगे, जैसा आप कराएंगे, जितना टाइट करेंगे, जितना अच्छा चाहेंगे, जी, जो रिजल्ट चाहेंगे वो ही मिलेंगे। आप बैठ जाएंगे दफ्तर में एसी में, वो नहीं करेंगे, क्या जरूरत है उनको करने की? मैं उन दिनों की बात करता हूँ संजीव जी, जो एक्सपीरियंस आईपी है। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो डीसीपी लेवल का आदमी अगर वो चाहेगा, उसका जो इच्छा शक्ति होगी करने की, वो यस। करा देगा। जब भी कहीं होता था, मैं अपने प्रैक्टिकल टाइम की बात कर रहा हूं, जब मैं एसएचओ एसीपी थे और स्पेशल सेल में हमने काम किया, वहां पर जो काम किया, तब उस सिचुएशन में कोई ऐसा हीनियस क्राइम हो जाता था तो हमारे डीसीपी, हमारे एडिशनल डीसीपी, वो थाने में आकर बैठ जाते थे कि जब तक ये केस वर्कआउट नहीं होगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। और एसएचओ कहते आप अपना थाना छोड़ दीजिए और अपना इस केस को वर्कआउट करिए। वो प्रेशर आजकल नहीं है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। एक डीसीपी के बारे में, मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लूंगा, वहां के लोग इतने परेशान थे कि एसएचओ इतना है, वो उसके पास शिकायत लेके जाते थे एसएचओ की। तो वो डीसीपी का क्या कहना है, ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ अपनी जवानी कि जी मैं क्या करूं, डीसीपी मेरी बात ही नहीं मानता। ये स्टेटमेंट किसी डीसीपी का एसएचओ के बारे में ये कहना, ये बहुत ही, इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप समझ गए होंगे क्या क्या मैं कहना इसका चाह रहा मतलब राव साहब, हूँ। है। इसका मतलब सर ये क्लियर है कि दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में अपराध और अपराधियों को जो बोलबाला हुआ है राजधानी में, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लताड़ा है और घेरा है, जवाबदेही तय करने को कहा है, उसके लिए दिल्ली पुलिस ही जिम्मेदार है अपनी दुर्गति और दुर्दशा और छीछा लेदर के लिए। मानते हो आप? काफी हद तक आप सही कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्य क्षमता अगर नहीं सुधारी ऐसी, तो इस प्रकार की फटकार नॉट ओनली माननीय सुप्रीम कोर्ट से, बल्कि दूसरी कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी, दूसरी कोर्ट से भी मिलती रहेगी।
और इसके लिए मैं समझता हूं दिल्ली पुलिस को अपने अपने को मजबूत करना पड़ेगा और ज्यादा सख्त इस तरीके से काम करना पड़ेगा ताकि इस प्रकार की छीछालीदर और या बेइज्जती वाली बात दिल्ली पुलिस के ना हो। राव साहब, सबसे ज्यादा भारत की किसी अगर केंद्र शासित राज्य की पुलिस के पास बजट है, सरकार से जो लेते हैं कई हजार करोड़, वो दिल्ली पुलिस के पास है। सबसे ज्यादा अच्छा सोफिस्टिकेटेड खतरनाक हथियार दिल्ली पुलिस के पास है। सबसे ज्यादा बेहतर मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिल्ली पुलिस के पास है। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्या चाहता है, दिल्ली पुलिस क्या चाहती है, सरकार क्या खुद आके होम मिनिस्टर जो है वो दिल्ली पुलिसिंग करने लगे? नहीं, ऐसी ऐसी नौबत तो आनी नहीं चाहिए। जब तक पुलिस के सीनियर अफसर में मजबूती से काम करेंगे तो मैं नहीं समझता कि होम मिनिस्ट्री को जरूरत पड़ेगी। होम मिनिस्ट्री को तो अच्छा काम करके उनको बताने की ये दिल्ली पुलिस को शाबाशी देने की जरूरत पड़ेगी। अगर सभी सभी स्तर के जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वो और रेंज स्तर के अधिकारी या फिर स्पेशल कमिश्नर्स हैं या कमिश्नर साहब हैं जो अपना काम बखूबी करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि होम मिनिस्टर को आने की जरूरत पड़ेगी। और डेफिनेटली उनकी तारीफ भी होगी अगर सही काम करेंगे। यहाँ की पब्लिक का मैं बता दूं, अगर अच्छे काम किए हो तो पब्लिक बड़े खुले दिल से तारीफ करती है पुलिस की। लेकिन जहां पर काम ठीक नहीं हो रहा तो पब्लिक क्रिटिसाइज करने में भी कमी नहीं जी, छोड़ती है। पब्लिक पब्लिक तो सर गई है ऐसी तैसी में। अब तो सुप्रीम कोर्ट ही दुखी आ गया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा कमेंट किया है तो बहुत ही एक मैं कहता हूं कि सीरियस बात है, शर्मनाक बात मैं कह सकता हूं दिल्ली पुलिस के लिए ऐसी स्टेज आना कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से ऐसी कोई बात कहे। उसके बारे में तो मैं क्या कहूं अब इसके आगे। सुप्रीम कोर्ट ने राव साहब ये कहा है कि जस्टिस जो डिले होता है, केस लंबे खिंचते हैं मुकदमे अदालतों में, उससे गवाह प्रभावित कर किया जाता है। गवाह को कभी कभी थ्रेट भी होती है, बयान बदलवाए जाते हैं, गवाही बदलवाई जाती है, कभी कभी तो कत्ल भी कर दिए जाते हैं गवाह। आप एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लॉयर भी हैं, दिल्ली पुलिस के दरोगा से डीसीपी भी रहे हैं। आप जितना बेहतर बता सकते हैं इतना शायद कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताऊं कि जितनी डिले ट्रायल में होगी, ट्रायल अगर जितना डिले होगा उतना ही इफेक्ट पड़ेगा गवाहों की। उसके बाद मेमोरी खत्म होगी, उसके बाद उसको गवाहों को उसको एम्फसाइज करेंगे सर, मुलजिम को बाहर इस लेट लतीफी के लिए, इस लेट लतीफी के लिए मुकदमे की सीधे तौर पे पुलिस का कितना रोल है? लेट लतीफी के लिए मैं नहीं समझता पुलिस का ज्यादा रोल है। हाँ, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि अगर गवाह को ले जाने में देर लगती है ट्रायल के दौरान, अगर केस की ट्रायल चल रही है, खासतौर से ऐसे हीनेस केस की ट्रायल चल रही है, तो एसएचओ की जिम्मेवारी है विटनेसेस को जल्दी से जल्दी कोर्ट के सामने पेश करें। अगर विटनेसेस नहीं आ रहे हैं, कई बार कई अदालतों ने फटकारा है एसएचओ को कि आपने इतने समय मैंने भेजे हैं मुलजिम उसको गवाहों को बुलाने के लिए, गवाह क्यों नहीं आ रहे हैं? उसकी वजह मैं बता देता हूं कि या तो गवाहों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, और आपने ये भी सच कहा कि कई कई गवाहों को मार दिया जाता है। और उस मारने के डर से बाकी केसेस के जो और गवाह हैं वो भी डरने लगते हैं। और अल्टीमेटली ये होता है कि वो गवाही देते नहीं है और वो केस में बरी हो जाते हैं मुलजिम। और उसका जो दूरगामी इफेक्ट ये होता है कि मुलजिमों को ये लगता है कि हम तो कुछ भी करके निकल जाएंगे, क्योंकि कानून तो सजा तब देगा जब उसके पास सबूत होंगे। राव साहब, इसमें ना तो कानून का कुछ बिगड़ा, ना कोर्ट का बिगड़ा, ना जज साहब का बिगड़ा, ना दिल्ली पुलिस का बिगड़ा। न बिगड़ा किसका? ना अपराधी का आम बिगड़ा। जनता का। नहीं, बिगड़ा उसका जिसके साथ क्राइम हुआ है, पीड़ित का बिगड़ा। मतलब एक तो पीड़ित क्राइम से पहले पीड़ित, उसके बाद कोर्ट कचहरी पुलिस बदमाश सबसे पीड़ित। तो पीड़ित जाए किसके पास? ये न्याय के मंदिर कोर्ट कचहरी पुलिस किस लिए हैं? इसी बात में सीरियसनेस लेके मैं कहता हूं माननीय अदालत ने ये टिप्पणी की है कि गवाहों की जो सही ढंग से उसमें पैरवी नहीं हो पाती है। पैरवी करना पुलिस का काम है। मैंने शुरू में बताया था कि पकड़ लिया अपराधी को, इसका मतलब ये नहीं कोर्ट में भेज दिया, उसकी केस की पैरवी करना भी बहुत जरूरी है। वो वाली क्वालिटी अब बिल्कुल खत्म है, क्योंकि मैं क्रिमिनल लॉ देख रहा हूँ 10 साल से। ऐसे ऐसे केसेस हैं जिनको सजा होना चाहिए, लेकिन पैरवी की वजह से कोई उसमें बताने वाला नहीं है। विटनेस एकदम आते ही हॉस्टाइल हो जाते हैं। मैं नहीं कहता कि सभी विटनेस को विनोवर किया, लेकिन कई विटनेसेस को पता ही नहीं है, उनको पता नहीं गवाही कैसे देनी है, कोर्ट में क्या बोलना है, ये नहीं पता होगा। ये काम है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का और कंसर्न एसएचओ का कि वो उसको गवाह को प्रॉपरली ब्रीफ करे और उसके बाद अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे ट्रायल के दौरान, और तभी सजा होगी। अगर ऐसे बरी होते रहे केस तो अपराधियों के जो दिमाग में जो है वो ये घुस जाएगा कि हम तो आराम से निकल आएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। और दूसरी बात,
पैसे के बल पे जो अपराधी बाहर निकलते हैं, चाहे वो जमानत के ऊपर निकलते हैं या बरी होते हैं, वो पैसे के बल पे उम्मीद करते हैं, उम्मीद कि हमें अच्छे से अच्छा लॉयर मिल जाएगा, हम अपने आप को बचा लेंगे, ये भी उम्मीद रखते हुए आदमी, वो खौफ नहीं होने का ये भी एक बहुत बड़ा डर है। आजकल जो पैसे का खेल खेला जा रहा है, या फिर पॉलिटिकल संरक्षण किसी अपराधी के ऊपर मिलता है, वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है कि पॉलिटिकल संरक्षण वाले अपराधी भी बिल्कुल दिमाग से उनके राउत कोई साहब डर। देखो, और वो सब सर देखो, अपराधी वहीं जाएगा जहां उसको शरण मिलेगी, चाहे तो वो पुलिस हुई और चाहे राजनीतिक संरक्षण हुआ। ये खुली बात किताब है। सवाल ये है कि गवाह को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है? गवाह को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी पुलिस की है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की है, कंसर्न एसएचओ की है, और इस बारे में कानून बना हुआ है, क्यों प्रोटेक्शन नहीं रख ऑफ पाते हैं? विटनेस। सुरक्षित क्यों नहीं रख प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्शन देने का कानून है। कोई भी गवाह अगर ये कहता है कि मुझे थ्रेट है, तो उसको बाकायदा पुलिस उसको सुरक्षा देगी और सुरक्षित घेरे में ले जाकर कोर्ट में जाके बयान देगी आपको। अब ये है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है। जहां नहीं होता है वहां के कई कारण हो जाते हैं, वो मैं अब आपके चैनल पे मैं क्या बता पाऊंगा कि कई कारणों की वजह से गवाह सुरक्षित तरीके से कोर्ट में नहीं पहुंचता। और इसी बात का सीरियसनेस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाह सुरक्षित नहीं है या उसमें ट्रायल में डिले हो जाता है, इसलिए अपराधी बरी हो जाते हैं। मत एक इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी, इस पे भी आना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि किस प्रकार से अच्छी से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, एविडेंसेस नहीं कोर्ट में सही ढंग से पेश किए जाते हैं, या स्पेशल की जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं हो पाती है, कई कारण होते हैं। तो राव एनीवे, साहब, कुल मिला के मतलब कुल जमा ये हो गया है कि हवलदार, सिपाही, बीट अफसर, थानेदार, इंस्पेक्टर, एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ये सब एक तरफ एक कोटली में बंधे हुए रखे हैं, और दिल्ली में जनता भगवान भरोसे है, क्रिमिनल केस भगवान भरोसे हैं। और अगर यही हालत कुछ दिन और रही तो ये भी तय है कि अब सुप्रीम कोर्ट ये कहना पड़ेगा कि इलाके का जज जो है वो एसएचओ और डीसीपी को कमांड करे, उनको उनकी लगाम अपने पास रखे। ये दिन भी आने वाले हैं। इसका मतलब सब कुछ कोर्ट ही करेगा, पुलिस सिर्फ बैठेगी। अगर यही हालात चलते रहे तो हो सकता है जो आप कह रहे हो वो भी हो सकता है, इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन हम इस बात को लेकर सारे के सारे सभी जगह के उसको बात हम सबको नहीं कह सकते दिल्ली पुलिस टोटली खराब है। मैं इस मुद्दे पर भी आना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे केसेस दिल्ली पुलिस ने भी किए हैं जो कि तारीफ के काबिल है, पब्लिक ने तारीफ भी की है, उनको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। नो डाउट अभी क्राइम रेट बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो अच्छे काम दिल्ली पुलिस ने किए वो खत्म हो जाए, वो भी नहीं होने चाहिए। हाँ, डेफिनेटली पुलिस को सीरियसली अब और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनकी बदनामी जो इस प्रकार से माननीय अदालत की वजह से हुई है वो आगे और ना हो। शुक्रिया राव साहब। ये थे डीसीपी रिटायर्ड दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एलन राव, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील भी हैं। खुद बता रहे हैं, क्योंकि थानेदारी से लेकर डीसीपी तक नौकरी की है दिल्ली पुलिस की 36-38 साल, कि कहीं ना कहीं कमजोरी तो पुलिस के अंदर है। पुलिस को तलाश के इन कमजोरियों को खुद दूर करना पड़ेगा। और इसी के साथ राव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं दर्शकों को मिलाऊंगा दिल्ली पुलिस के चीफ स्पोक्स पर्सन रह चुके पहले रिटायर्ड जो हैं आईपीएस राजन भगत, क्या कहते हैं इस तमाम मामले को, क्योंकि राजन भगत भी सब इंस्पेक्टर थे दिल्ली पुलिस में और फिर जाके बने दिल्ली पुलिस के डीसीपी। चलिए आइए चलते हैं, राजन भगत क्या कहते हैं। नमस्कार राजन भगत जी, मैं संजीव चौहान हूँ स्टेट मिरर हिंदी से, और हमारे खास मेहमान हैं स्टेट मिरर हिंदी में आज के राजन भगत साहब। अभी तक दर्शक सुन रहे थे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के रिटायर्ड डीसीपी एलन राव को। अब सीधे हम पहुंचते हैं राजन भगत साहब के साथ। भगत जी, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर परिवार में आपका। जी नमस्कार, प्रणाम आपको और आपके सभी जुड़े हुए दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आपने मुझे जोड़ा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप जो पूछना चाहें और जो मेरी जानकारी होगी मैं आपसे खुले दिल से शेयर करूंगा। राजन जी, आप सबसे अच्छी जानकारी दे सकते हैं। मैंने आपको इसलिए लिया है विशेष मेहमान के तौर पे, और अभी दर्शक सुन रहे थे डीसीपी एलन राव साहब को। आप दोनों की एक सिमिलरिटी है, आप भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर से थानेदार से भर्ती हुए और आईपीएस डीसीपी होकर रिटायर हुए। एलन राव साहब भी थानेदार से भर्ती हुए और डीसीपी से रिटायर हुए। तो सर, जो थानेदार है ना, वो दुनिया की किसी भी पुलिसिंग को जितना समझता है उतना सीधा आईपीएस नहीं समझ सकता है। आपने सर पुलिसिंग को जिया है, आपने भोगा नहीं है।
पुलिस को भोगना और जीने में दोनों फर्क है। अब आप बताएंगे कि सब इंस्पेक्टर की क्या समस्याएं होती हैं और डीसीपी की क्या समस्याएं होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को, मैं कहूं, जिस तरीके से घेरा है, अपराध, बढ़ते अपराधों पर राजधानी में गवाहों की सुरक्षा नहीं हो पाती है, केस बहुत लंबे खिंच रहे हैं। सर, ये तो वो पुलिस है जो आपके जमाने में 90-95 में कहती थी खुद को कि हम स्कॉटलैंड स्टाइल पे काम करते हैं। आज तो मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को। क्या जवाब देगी आप? सब सर्वप्रथम मैं, आपने जो टिप्पणी की है एलन राव साहब की, उनका पुलिसिंग का तो मुकाबला नहीं है। मैं अपने लिए कहूंगा कि मैं, क्योंकि पुलिसिंग थोड़ी बहुत की है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी क्राइम ब्रांच में रहते हुए काफी की है, साइबर क्राइम भी किया है, और जो मेरा असली अनुभव है वो है प्रवक्ता होने का। प्रवक्ता वो कड़ी होती है जो 12 साल 13 साल मैंने निभाई है, जो कि काम करने वाले, बात कहने वाले और बात छुपाने वालों के बीच की कड़ी होती है राजेंद्र मीडिया भगत के साहब, तो साथ। आप और ज्यादा संवेदनशील हो गए महकमे के लिए और जनता के लिए और कोर्ट के लिए। मैं मैं वही कहना चाह रहा था कि मैं अंदर की बात बताऊंगा, अंदर की बात करेंगे हम। जो दिखता है वो बिकता नहीं। हमारे लिए हो सकता है कि सब कहते हैं कि इसने कौन सी तफ्तीश की है, लेकिन हमारे लिए ये कहना उचित रहेगा, हम शादी की है या नहीं की, लेकिन बहुत बारातें अटेंड की हैं, तो हम पूरी तरह से उस हिसाब से बात करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आपका जो प्रश्न था ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर, ये एक सिंपल जो टिप्पणी आई या निर्देश आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, ये कोई पहली बार नहीं आया। ये समय समय पे निर्देश आते रहते हैं, क्राइम होते रहते हैं, परंतु इस पे मैं खुले तौर पे कहूंगा कि प्रायोरिटी नहीं है। इस पे किसी ने पूरी तरह से ध्यान नहीं देते। इसके पनपने का मुख्य कारण सबसे ये है। इसमें अब कारणों की बात शुरू करें, आप दिल्ली स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, वो जो जिसको आप रेफर कर रहे हैं, वो भी दिल्ली स्पेसिफिक है। सबसे पहले मैं दिल्ली के भूगोल से स्टार्ट करूंगा। दिल्ली की कोई बाउंड्री नहीं है, पोरस बाउंड्री है, कम से कम 200 एंट्री एग्जिट पॉइंट है। आप खाली 14-15 जो बड़े मेजर पॉइंट्स को मत देखिए। ये हम चुनावों के दौरान जब सर्वे कराया करते थे अपने जमाने में, तो लगभग हमें 200 पोरस पॉइंट मिलते हैं, जहां से आते हैं, आ जा सकते हैं। हमारी स्टेट्स बाउंड्रीज जो हैं वो बिल्कुल पोरस है, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली में जो रहना है वो उसमें एनोनिमिटी, यानी कि छुपाव, पड़ोसी का नहीं पता पड़ोस में कौन रहता है, और ऊपर नीचे बिल्डिंग में रहते हुए क्या कांड हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कौन रह रहा है, कौन आ रहा है, जा रहा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं। जो दूसरा करेक्टर जो दिल्ली का है वो ये है। और तीसरा, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। देश विदेश के कोने कोने से लोग आए हुए यहाँ पे बसते हैं। तो एनोनिमिटी का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी आप कह सकते हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट होता है। सब्जी मार्केट लग रही है, उसमें सब्जी की रेडी कौन लगाएगा, वहां से लेके पार्किंग का ठेका कौन लेगा, और छोटे बड़े कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार ठेका कौन लेगा, टेंडर माफिया। और उसके बाद जो तीसरी चीज है कि यहां से हमारी जो बाउंड्रीज लगती हैं, जो एनसीआर से भी बियॉन्ड जाती हैं, और अब कनेक्टिविटी और मोबिलिटी दोनों चीजें बढ़ गई हैं। इतनी सुविधा हो गई है कि आप 2 घंटे में आप कहीं से कहीं जा सकते हो। मैं छोटे से ऑर्गेनाइज क्राइम का उदाहरण आपको देता हूं, जो हमारे संज्ञान में, हमारे व्यक्तिगत डीलिंग में आया था। दिल्ली में आके रात को ट्रेन से बैठता है आदमी, दिल्ली आता है, उतरता है, सुबह 3-4-5 बजे जिस वक्त हमारी पेट्रोलिंग विड्रॉल स्टेट पे होती है, मोटरसाइकिल उठाता है, पार्किंग पे खड़ी करता है, पर्ची लेता है और ट्रेन पे बैठता है, वापस चला जाता है।
पर्ची बिक जाती है, आगे वो गाड़ी जो है चोरी की हो जाती है। ये करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है और ये ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, सारा पैसा जो वैसे आता है। तो पैसा आने के बाद अहम आता है, ताकत आती है, और फिर अहम और उसके बाद एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा चलती है कि कौन ऊपर कौन नीचे। तो वहां से फिर आता है प्रचलन फायर आर्म्स के यूज का, और जो व्यक्ति होता है वो फायर आर्म्स को लेना शुरू करता है और अपनी प्रभुता सर्वभूता दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। एक बहुत बड़ी बात है कि आप असला तो ले लेंगे, लेकिन जो उसकी एम्यूनिशन है वो सारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का होता है। वो कोई इलिसिट उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। नंबर एक, जो सबसे बड़ा बिंदु है। आप कह रहे हैं कि इसको रोका कैसे जाए? अगर एम्यूनिशन पे कंट्रोल हो जाए, हमारी पिल्फरेज जो मेनली हमारे मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन ये टाइम टेस्टेड चीज है। दो जगह से मेनली ये पिल्फरेज होती है। जो इसके डीलर हैं, आर्म्स डीलर, वो खुली तरह से इसको अंजाम देते हैं। क्रिमिनल्स के साथ नेक्सस है उनका। और ये एक तो खिलाड़ियों को जो एम्यूनिशन मिलता है खेलने अपनी प्रैक्टिस के लिए, दूसरा ये जो हमारी जो ट्रेनिंग में यूज होता है वेरियस सीएपीएफ और दूसरी जगह जो एम्यूनिशन, अगर एम्यूनिशन को हम बैक ट्रैक करने का मेथड रख लें और उसके अंदर कोई ऐसा हो कि वो कहाँ का एम्यूनिशन है, क्या है, तो एक संभावना हो सकती है कि बैक ट्रैक होने के बाद इस पे अंकुश लगे। दूसरा, हमारे जितने ये जो लाइसेंस गन होल्डिंग है, जो गन हाउसेज हैं, इनकी रेगुलर इंस्पेक्शन डीएम और जो हमारी लाइसेंसिंग ब्रांच और दिल्ली सरकार, ये जो इनको पावर है करने की, अगर वो रेगुलर और सही तरीके से हो जाए तो एम्यूनिशन पिल्फरेज अगर रुकती है तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, ऑर्गेनाइज क्राइम। मैंने जैसा अभी कहा, ये एक दिल्ली में सिर्फ इसका एग्जीक्यूशन हो सकता है, लेकिन ओरिजिनेशन, प्लानिंग और इसकी जो दूसरी मास्टरमाइंड है वो जरूरी नहीं दिल्ली बैठा है, देश विदेश कहीं भी हो सकता है। और देश में बॉर्डर जो पोरस है वो इसका मुख्य कारण है। जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट है दैट इज स्टेट स्पेसिफिक, स्टेट्स में है। दिल्ली में सन 2000 में मकोका इन्वोक किया गया था, जो महाराष्ट्र से हमने बारो किया, महाराष्ट्र का ऑर्गेनाइज क्राइम का, और दिल्ली को एक्सटेंड किया गया। आप ये देखेंगे कि मैं उसकी बात अगर बताऊं, डिटेल में करूं, तो उसका जो उपयोग है वो पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है, उनके कारण अलग है, वो बाद में बात करता हूं। इसके बाद जो अब नया अधिनियम आया है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें एक प्रावधान ऑर्गेनाइज क्राइम का कर दिया गया जो ऑल इंडिया पे एप्लीकेबल है। हालांकि वो इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है जितना मकोका या वो स्पेशलाइज्ड क्राइम जो 8 स्टेट्स में है वो है। तो इसमें सबसे पहली दूसरी जरूरत जो सरकार की तरफ से मैं चिन्हित करूंगा, पहला तो मैंने एम्यूनिशन का कंट्रोल बताया, दूसरा इसके ऊपर फेडरल लॉ लाने की जरूरत है, जो कि क्रिमिनल्स की बाउंड्री नहीं है, पुलिस की बाउंड्रीज हैं। उस बाउंड्री को खत्म करेंगे तो ही इस पे काम होगा। अब बात अगर आप तीसरे स्टेप पे आते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स एट फंक्शनल लेवल एंड सीनियर लेवल रेगुलर नहीं होंगी, इंटरेक्शन नहीं होगा, ऑर्गेनाइज क्राइम पे अंकुश नहीं लग सकता। क्यों? आपस में जो एग्जीक्यूशन स्टाफ है उनकी प्रतिस्पर्धा रहती है, वन मैन अपशिप रहता है, एक साइड का क्रिमिनल दूसरी साइड के स्टेट की पुलिस से नेक्सस में होता है, रिवार्ड पॉलिसी जन्म देती है कुरीतियों को, जो फेक एनकाउंटर होते हैं या फेक इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें और क्राइम का जो है इजाफा होता है। मेन चीज है जो दिया हुआ हमारा कानून है, उसमें जो मकोका है उसमें
केस दर्ज होता है, आईजी रैंक के ऑफिसर की परमिशन से एफआईआर दर्ज होती है, एसीपी उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, और उसके बाद आप किसी से पूछें दिल्ली ने कितने केस रजिस्टर किए, नहीं किए। नहीं किए तो जो दिल्ली में क्राइम हुए उसके अंदर अब बीएनएस 1 साल से 1 जुलाई को आया था पिछले साल, 1 साल से ऊपर हो गया, कितने केसेस में इन्वोक किया है धारा 111? ये एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है, पहले तो केस रजिस्टर नहीं होता, फिर उसकी पैरवी नहीं होती, किसी की प्रायोरिटी नहीं होती, किसी विटनेस को प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, कोई उसका ख्याल नहीं रखा जाता। एक इसमें मैं जोड़ूंगा अपना व्यक्तिगत, मैं भी कई मकोका के केसेस में विटनेस हूं। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये मुझसे अच्छा कोई व्यक्तिगत एक्सपीरियंस नहीं बता सकता। तो तीसरा बंदा है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके कारण ऑर्गेनाइज क्राइम को तवज्जो नहीं दी जा रही, केसेस लिंगर ऑन करते हैं, डेट पे डेट लगती हैं, कोर्ट्स में जाते भी हैं, डेट लगती है, स्पेसिफिक लगती है, मुलजिम क्योंकि इसमें प्रोविजन बेल का नहीं है, लंबे समय तक चलते हैं, अच्छी तफ्तीश चाहिए, अच्छी पैरवी चाहिए, डे टू डे हियरिंग चाहिए, कुछ केसेस में सजा हो जाए। और मैंने कहा कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग, अगर कोई एसटीएफ बन के कुछ स्टेटों की मिलके सारे सीनियर अफसर मिलके अगर एक्शन करवाएंगे तो ही इसका प्रभाव आ सकता है, वरना लोअर लेवल की जो पॉलिटिक्स है वो इस केस को खराब करती है। अगर सब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसजी संजय साहब को एक सुझाव दिया है। ये तो पूछा है कि राजधानी में इतना क्राइम क्यों, लेकिन उन्होंने सुझाव भी दिया है कि क्यों ना जो लंबित केस हैं मुकदमे, स्पेशली गैंगस्टर्स से रिलेटेड, उनके लिए तुरंत और कम समय में जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए, ताकि वो जमानत पे न छोड़े जाएं और बाहर जाके वो गवाहों को न धमका सकें, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दी जाए। क्या आपकी नजर में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं वो गवाहों की सुरक्षा की गारंटी दे देंगी? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस इमीडिएटली इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। जो आज की स्थिति है, आज का कानून है, उसमें अगर कहीं इंसाफ मिलेगा तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट है। डे टू डे हियरिंग होके 2-3 महीने में जो है वो सजा हो जाए, अच्छी पैरवी हो जाए डेफिनेटली, और डेडिकेटेड अगर उसके ऊपर पैरवी और स्टाफ लगाएगी पुलिस तो विटनेस को भी प्रोटेक्शन मिलेगी, केस डे टू डे चलेंगे। लेकिन जहां तक आप कहते हैं खतरा, क्रिमिनल गैंग्स जो है उनके 10 या 15 आदमी अंदर है तो 100 आदमी बाहर है। आप ये मान के चलो, जब तक पुलिस पूरा अंकुश नहीं लगाएगी, ना तो क्राइम पे अंकुश आएगा, ना ही विटनेस की प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, 15 आदमी एक बार कन्विक्ट हो जाएंगे उनके टॉप लीडर्स तो उसकी कबर जरूर टूटेगी, लेकिन एलिमिनेट नहीं होगा, इसके बाद भी काम करना पड़ेगा। अगर जी आपने बहुत प्रैक्टिकल राजन जी बात की, और आपने वो बात की है जो अमूमन पुलिस ऑफिसर बोलने से कन्नी काटते हैं। सवाल ये है कि क्या इसमें कहीं किसी तरीके से दिल्ली पुलिस की पुलिसिंग स्ट्रेटेजी उसकी जो बनी हुई है, अगर उसमें कहीं छेद नजर आता है और वो मजबूत हो जाए तो कोर्ट अपना एक तरफ काम करे, यूपी का अपराधी यूपी पुलिस जाने, लेकिन हम अपनी दिल्ली को सुरक्षित कर सकते हैं। आपके पास क्या मूल मंत्र है? ये मेरा आपसे अंतिम सवाल है। मैं ये बात कह चुका हूं, मैं अब दोबारा दोहराता हूं, आपने शायद मेरी बात को मिस सुनी, किया। फिर मैं दोबारा लेके आ रहा हूं। वो है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। कोई एसटीएफ बने जो तीनों चारों स्टेट की जो कार्रवाई है उसको मॉनिटर करे। किसी जमाने में एमएचए भी किया करता था, लेकिन आजकल मुझे लगता है वो नहीं हो रही। और नंबर एक, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरी बात पूरी ये होने दो, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा नीचे के लेवल पे जब ऊपर से पूछताछ नहीं होती, क्रिमिनल पुलिस नेक्सस होने को आप नहीं रूल आउट कर सकते। मैं कहता हूं नेक्सस ना भी हो, रूल आउट चलो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए उसमें, लेकिन आप ये तो देख सकते हैं ना कि उनकी प्रतिस्पर्धा, मैंने पकड़ा मुझे इनाम मिले,
एक स्टेट इनाम डिक्लेयर करती है, दूसरा पकड़ लेता है। जिस दिन इनाम डिक्लेयर होता है अगले दिन पकड़ा जाता है। भाई जब तक इनाम नहीं डिक्लेयर हुआ था क्यों नहीं पकड़ा गया? भाई कुछ ये प्रश्न उठते हैं और उठेंगे, और ये जब तक कि इसकी क्लोज मॉनिटरिंग के साथ एक डेडिकेटेड कोई मॉनिटरिंग फोर्स नहीं होगी, ये इसका समाधान नहीं निकलेगा। डेडिकेटेड फोर्स इन पुलिस एज वेल एज इन कोर्ट्स। सर क्या ये जरूरी है कि हमारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर हैं इनकी ही पुलिस हमें कोऑपरेट करे, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में मदद करे, चले, तभी ये मजबूत हो सकते हैं? दिल्ली अपने आप को, दिल्ली पुलिस अपने लोगों को सुरक्षित करने का उसके पास कोई फार्मूला नहीं है, अचूक नुस्खा, बिना किसी कोऑर्डिनेशन के, बिना किसी पे निर्भरता के। आप अगर आंकड़े देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द क्रिमिनल्स who comes to Delhi for committing crime, especially organized crime and heinous crime, उसमें अगर आप उनकी संख्या देखेंगे तो दिल्ली का क्रिमिनल छोटे मोटे क्राइम में तो लिप्त पाएगा, बड़े क्राइम में, इंडिविजुअल क्राइम, क्राइम ऑफ पैशन और उनको छोड़ दीजिए, ऑर्गेनाइज क्राइम और ऐसे क्राइम में बहुत उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो 10 से 12% से ज्यादा नहीं है। 80% से ज्यादा लोग दिल्ली से बाहर के रहने वाले हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम दिल्ली के बाहर बैठ के प्लान होता है, एग्जीक्यूशन दिल्ली या दिल्ली से बाहर हो। दिल्ली में प्लानिंग करने वाले लोग जो है वो दिल्ली के नहीं है, और दिल्ली वाले ऑर्गेनाइज क्राइम में लिप्त जो मिलते हैं वो बहुत कम मिलेंगे आपको, परसेंटेज 10-12% से ज्यादा नहीं है। हाँ, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपका कहना सर ये है कि अगर बाहर की 80% काबू हो जाए, बाहर ही रोक दिए जाएं, तो दिल्ली के क्रिमिनल इतने दमदार नहीं है कि वो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को छेद करके बेदम कर सकें। कुछ हद तक ये भी बात है, परंतु उनको मदद चाहिए होगी। देखिए आप, जितनी इलिसिट फायर आर्म बनता है वो दिल्ली से बाहर बनता है, जो एम्यूनिशन पिलफरेज होके आता है वो दिल्ली से बाहर से आता है। मास्टरमाइंड आप पिछले 15 साल के देख लीजिए, वो सब दिल्ली से बाहर के हैं। आपको दूसरी चीज जो आप इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में गवर्नमेंट अलग अलग है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। और मेरी प्रायोरिटी हो सकता है क्रिमिनल ए को एलिमिनेट करके और उसको एग्जीक्यूट कराने की और उसको जेल में डालने की हो सकती है, लेकिन दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट की हो सकता है वो उसका वो लाडला हो तो प्रोटेक्शन आपकी बात से राजन जी ये चीज कर रहा हूँ। आपकी बात से मैं ये मान के चल रहा हूं कि नेता, पुलिस और कानून, इन तीनों की जो पोटली बंधी हुई है उसकी गांठें बन गई है जनता। ये जो करेंगे जनता भरेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब तक ये तीनों में सन में बैठ के, एक कमरे में बैठ के ये प्रण नहीं करेंगे कि हमने ये करना है, तो माफ करना, ये जो सुझाव आएंगे ये सुझाव पहले भी आते रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के सुझाव के बाद कुछ कार्रवाई होती है, कुछ दिनों बाद फिर ढीली हो जाती है। मैं ये कई सालों से देख रहा हूं, और ये मैं व्यक्तिगत अनुभव के तौर पे मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है। शुक्रिया राजन भगत साहब। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, स्टेट में हिंदी के राजन भगत थे, रिटायर्ड डीसीपी दिल्ली पुलिस के, जिन्होंने मल्टीटास्किंग पुलिसिंग की है, सब इंस्पेक्टर से आईपीएस तक बने। ये जानते हैं पुलिस में हर तबके की, हर लेवल की नब्ज कितनी तेज दौड़ती है, कितनी धीमी। राजन भगत साहब ने जो चीज कह दी दो टूक खुल के, शायद वो पुलिस के अफसर बोले भी ना, क्योंकि सबको अपनी अपनी प्यारी होती है। राजन साहब ने कह दिया है कि जब तक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन ईमानदारी के साथ, पॉलिटिकल लोगों का जो मंत्री संत्री वो प्लस पुलिस प्लस और जो भी एजेंसीज हैं वो एक साथ नहीं आएंगी, तब तक सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से साल 6 महीने पे, 2 साल पे आदेश पारित करता रहेगा, जवाब तलब करता रहेगा, वो फाइलों बंद होते रहेंगे। शुक्रिया राजन भगत साहब बात करने के लिए, धन्यवाद। एक बात अंत में मैं और जोड़ना चाहूंगा, आपने 3 पिलर की बात कर दी, चौथा पिलर मीडिया भी है, तो उसे बता नहीं भूल सकते। बोलिए आप। हाँ, वो ये है कि एक ऐसे क्राइम को इतना ग्लोरीफाई करना और उसी क्राइम के ऊपर रिपोर्टिंग करते रहना दिन से रात तक, मैं समझता हूं इसके ऊपर भी कुछ सोच चाहिए। मैं राजन भगत जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सिर्फ पुलिसिंग नहीं, क्राइम आप कर रहे हैं तो आप क्राइम का लेवल देखिए, उसकी कैटेगरी छांटिए और जो सच नजर सही आ रहा है वो दिखाइए।
ऐसा नहीं कि पिट्टी क्राइम एक जेब तराशी हो गई है तो आप उसको फ्रंट पेज पे लाद दे रहे हैं कि बाढ़ आ गई है। आप यही कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो क्राइम की जो रिपोर्टिंग होती है, वो क्राइम कैसे हुआ, उसकी मॉडस ऑपरेंडी, और उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। इन चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता कि तफ्तीश में क्या कमी रह गई, कौन अफसर है जो सपोर्ट कर रहा है क्रिमिनल को, कौन ऐसा अधिकारी है, या कौन सी ऐसी पुलिस है, या कौन सा ऐसा कारण है कोर्ट में या कोर्ट के बाहर, या कौन सा विटनेस प्रोटेक्शन में नहीं है। उन चीजों को, जो अलाइड चीजें हैं, जो मैंने कहा सुधार होना चाहिए, जो उनमें कमियां, उनको उजागर करे मीडिया, रादर देन मॉडस ऑपरेंडी एक्सप्लेन करे। मेरा राजन जी, असली मकसद, मैं राजन भगत जी आपकी बात से 100% सहमत हूं कि ये 4 पिलर अगर एक हो जाए ईमानदारी से, तो फिर ये दिल्ली की, देश की जो राजधानी है, अपराध और अपराध की घटनाओं को लेके कम से कम इसकी छीछालेदर होने से बच सकती है। शुक्रिया राजन भगत जी। नमस्कार, धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया। कोई अपशब्द या गलत किसी के लिए हो तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी आपने हूँ। पूरी मैंने पूरी जिंदगी आपने पुलिस की नौकरी में दिल्ली पुलिस के लिए बोला है, आप गलत बोल ही नहीं सकते। धन्यवाद।